सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जो आपको मेरा क्लास का वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा। लगभग 25 क्लास मेरा हो चुका है और 26 क्लास आपका आज दिखने के लिए मिल रहा होगा। और आज आप पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबको बहुत बहुत प्यार, बुरा नमस्कार विपुल सर का। और चाहतें, उम्मीदें और हसरतों को लेकर आपके साथ आपके प्यारे विपुल सर आ चुके हैं। और चलिए पढ़ते हैं हम लोग कुछ कुछ खट्टी मीठी प्यारे बातें करते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट इट मीन्स दूसरा इसका नाम है सिंपल फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर इंडेफिनिट बोलिए या सिंपल फ्यूचर बोलिए, दोनों सेम होता है। दोनों, जैसे एक आदमी का दो नाम हो सकता है, घर का नाम मुन्नू हो सकता है, स्कूल का नाम चुन्नू हो सकता है। तो चुन्नू को बुलाएंगे मुन्नू भी आएगा, मुन्नू को बुलाएंगे चुन्नू भी आएगा। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट बोलेंगे तो सिंपल फ्यूचर भी होगा, दिमाग में आएगा, और सिंपल फ्यूचर बोलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी आएगा। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीके से आप पढ़िए मेरे साथ, बिंदास होके पटना इंग्लिश क्लासेस से जुड़िए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारे साथ जुड़ पाइए। सब्सक्रिप्शन जरूरी है। चलिए, थैंक यू। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग आ चुके हैं मित्रों, और टेंस जो है लगभग और एक सप्ताह चलेगा। और टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो कहता है अजी हमसे रूठ के कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। यानी टेंस हर एक टॉपिक में जाके आपको काम करेगा। टेंस के बाद मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, डिग्री पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा। हर एक टॉपिक में जाकर टेंस आपका पीछा नहीं छोड़ता है, इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए आपको टेंस को अच्छे से डिटेल करके मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है और बहुत जल्द ऑफलाइन क्लास में आपका 2 दिसंबर से 12th स्टार्ट हो रहा है। बच्चों जो 12th में अभी जाएंगे, 11th से 12th में 2 दिसंबर का पहला दिन होगा, वो जो स्टार्ट होगा 7 से 8 सुबह में। फिर दूसरा बैच स्टार्ट होगा 16 दिसंबर को, तीसरा बैच स्टार्ट होगा 23 दिसंबर को। आप विपुल सर के साथ पढ़िए, ऑनलाइन यहाँ से, ऑफलाइन क्लास से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर इसे हम लोग कहते हैं, और सामान्य भविष्य काल या भविष्य काल इसका नाम होता है हिंदी में। इस वाक्य को पहचानने का नियम होता है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस सेंटेंस, इसको ध्यान में रखना है। क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर वाक्य पकड़ेंगे कैसे, और वाक्य अगर पकड़ेंगे नहीं तो फिर बनाएंगे कैसे। तो यहाँ आप देख सकते हैं वाक्य के, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ध्यान दीजिएगा, क्रिया के अंत में गा गे गी। जैसे वह जाएगा, गा आ गया, जाना क्रिया है। हम लोग पढ़ेंगे, गे आ गया। वे लोग खाएंगे, गे आ गया। सीता रोएगी, ऐसा करके गी आ गया। नहीं तो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस आराम से पकड़ सकते हैं इस नियम से। सामान्य भविष्यत काल, देखिए हम भविष्यत काल बोलिए, सामान्य भविष्य काल, दोनों सेम ही है, कोई घबराने की बात नहीं है। स्ट्रक्चर में आते हैं, यानी वाक्य बनेगा कैसे मित्रों। तो वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, और जब सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगा ही, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है आपस में। जब सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब आएगा, इसलिए ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आपको आएगा, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी उसे हम कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है ना, अनामोलस फिनाइट वर्ब भी कहा जाता है, कॉपुला वर्ब भी कहा जा सकता है, और डिपेंडेंट वर्ब भी उसका नाम होता है। आप जो भी वर्ब का नाम रख सकते हैं या रख सकिए, ठीक है। तो नया नया नाम आपको मैंने दिया है, उसको याद रखने का प्रयास कीजिए। और मुख्य क्रियान्वयन वर्ब V1 होता है ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट के साथ। अब यहाँ एक बात आता है कि शैल कहाँ और विल कहाँ। ऐसे तो मॉडर्न ग्रामर कहता है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कहता है कि हर एक सब्जेक्ट के साथ आप विल ही लगाओ, लेकिन ग्रामर में यदि हम देखते हैं तो आई के साथ और वी के साथ, आई के साथ और वी के साथ, ध्यान दीजिएगा, सेल का यूज सिंपल वे में होता है।
ये ध्यान रखना है। ओके, और इस दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी बाकी मतलब हो गया कि कोई भी इस दोनों को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो सिंपल वे में वो क्या लेगा, विल लेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फिर से समझ लीजिए। आई और वी के लिए साधारण तौर पे सेल लगता है ना, और जब साधारण तौर पे बाकी और कोई रहेगा, जैसे ही रहे, सी रहे, यू रहे, दे रहे, नेम रहे, तो वहां विल लगता है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन उठता है, 3 बातों पर ध्यान देना है, अवश्य, निश्चित और जरूर। इसको ध्यान दीजिएगा, अवश्य, निश्चित और जरूर। जैसे ही हुआ सिंपल सेंटेंस नहीं रह गया, तो उसमें क्या होता है, फिर अवश्य, निश्चित, जरूर रहेगा तो ये पलट जाता है, सेल के जगह विल हो जाता है और विल के जगह सेल हो जाता है। ये किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन विल का यूज ज्यादा होता है, विल ही यूज करना चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन जब ट्रांसलेशन की बातें होंगी तो वहां सेल विल पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से अब आप स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं तो वाक्य आपका बनने लगता है। चलिए कुछ वाक्य को लेते हैं। तो आपके सामने कुछ प्रश्न नजर आ रहा होगा मित्रों, आप देख सकते हैं, मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा, यहां है मैं अवश्य खाऊंगा, सोचो, या यहां पढ़ूंगा दे देता मैं, ठीक है, लेकिन यहां खाऊंगा दे दिया मैंने। और यहां है राधा खाएगी, यहां है राधा निश्चित खाएगी। ओके, तो अवश्य पर ध्यान देना है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां निश्चित पर ध्यान देना है। तो देखिए सिंपल सेंटेंस में मैंने बोला था कि आई क्या लेता है, सेल लेता है। देखिए यहां सेल आ गया ना, और यहां अवश्य जब हो गया तो आई के लिए क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा, पलटी मार देगा, उलट जाएगा। ठीक है, राधा खाएगी, तो आपको मैंने बोला था आई और वी के लिए सिंपल में क्या लगता है, सेल लगता है, लेकिन अवश्य रहेगा तो क्या लगेगा, विल लगेगा। लेकिन देखिए और बाकी क्या बोला था मैंने, उल्टा, यानी राधा यहाँ सिंपल है तो राधा के लिए सिंपल में क्या लगेगा, विल, लेकिन निश्चित अवश्य जरूर होता है तो क्या होगा, सेल। तो इस हिसाब से इस तरह के सेंटेंस को आप आराम से सीख सकते हैं। अगला क्लास में मिलते हैं फिर से।